साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन के जीएस पॉइंटर नाम से मैगजीन निकाली गई है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जो इसका सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करेंगे। इस किताब में सामान्य विज्ञान को जो है 90 पेज में संकलित किया गया है, तो सामान्य विज्ञान को हम लोग कई पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान से। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक और इकाई संबंधित जो जीएस पॉइंटर उनको देखें। तो पहला है बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है। तो इसमें जो विद्युत धारा है ये भौतिक राशि अर्थात अदिश राशि है। अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसमें बल, वेग और कार्य जो है ये सदिश राशि हैं, जबकि विद्युत धारा जो है वो आपकी अदिश राशि है। अर्थात विद्युत धारा हो गई, ताप हो गई, दाब हो गई, ये सब क्या है, भौतिक राशि या अदिश राशि हैं। अगला है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक की इकाई क्या होती है? वाट होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में मापते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है, इकाई है? तो ये दूरी का मात्रक होता है या दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष है क्या? वह दूरी जो प्रकाश जो है एक वर्ष में तय करती है, उसे प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? तो जो कि प्रकाश की गति जो होती है वो सदैव निर्वात में एक समान होती है, इसलिए खगोलीय दूरियों को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, प्रकाश के माध्यम से मापा जाता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है। ये किसके बराबर होता है? 1 पारसेक किसके बराबर होता है? ये 3 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वहीं पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इंच प्राप्त होता है, ये क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 0.39 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिट मीटर में आ जाएगी, वो इंच में आ जाएगी। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। और 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितने होता है? तो 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होता है, 7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट जो होती है बिजली के नापने की इकाई होती है। तो मेगावाट होती क्या है? तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। जो बिजली उत्पादित की जाती है उसको नापने की इकाई क्या होती है? उसको मेगावाट में मेजर किया जाता है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो ये विद्युत धारा मापने की इकाई है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है इनमें, तो जिसमें जो विकृति है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे चलते हैं। हमें सही सुमेलन करना भौतिक राशि का और उनकी मात्रक या इकाई का। तो देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन होता है। किए गए कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दाब का पास्कल होता है। इसी प्रकार से अगला है इकाई को और उस इकाई से किस पैरामीटर या क्वांटिटी को, पैरामीट्रिक क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसको यहां पर हमें देखना है। तो वाट से क्या मेजर करते हैं? शक्ति या सामर्थ्य को। नॉट से समुद्री जहाज की गति को। नॉटिकल मील से नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। कैलोरी ऊष्मा। बोल्ट विभवांतर का। आगे चलते हैं। अगला सुमेलन हमें करना है उच्च वेग किसमें मेजर करते हैं? ये मैक, उच्च वेग को मैक में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में इंगित करते हैं इस प्रकार से। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है?
दबाव से या दाब से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है, यदि मीटर में देखें तो 10⁻⁻6 मीटर, या सेंटीमीटर में देखेंगे तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। यहां सुमेलित करना है। डेसिबल क्या होता है? यह ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति क्या होती है? हार्स पावर, यह शक्ति की इकाई होती है। सेल्सियस तापमापन की इकाई होती है। समुद्री मीटर यह नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, नौ संचालन में। अगला है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो देखिए कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल ये ऊष्मा की इकाई, परंतु वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग तथा जूल में ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो सेंटीग्रेड जो होता है, एक सेकेंड, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग तथा जूल में से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। तो यहां पे जो है आपका वाट जो है, वाट किसकी इकाई होती है? सॉरी, ये सेंटीग्रेड की बात कर रहे थे। सेंटीग्रेड जो होता है ये तापमापन के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऊष्मा के लिए। आगे बात करते हैं 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है? 1000 मीटर से है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। और वहीं दाब की दूसरी इकाई क्या होती है? किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी होता है। 1 किलोग्राम बल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितने दाब के बराबर होता है? 1 बार के। बार भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? बार होती है। बल, दाब, वेग और त्वरण में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि इसमें कौन सी है? इसमें दाब जो है अदिश राशि है। ठीक है, जबकि बल, वेग और त्वरण ये सदिश राशि है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम तथा फर्मी या फेम्टोमीटर में से लंबाई की न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो फर्मी या फेम्टोमीटर है, क्योंकि 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहां सुमेलित करना है। क्यूसेक, क्यूसेक जो होता है जल प्रवाह की दर होती है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है परिणाम के रूप में। बार दाब को मेजर करता है। क्यूसेक में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मेजर किया जाता है, जल के प्रवाह की दर को। नॉट, डॉप्सन, पॉज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है? तो डॉप्सन में मेजर किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को। आगे बात करते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने संबंधित जीएस पॉइंटर को। तो देखिए सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसमें? नौ संचालकों के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है सोनार को। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? ऑडियोमीटर होता है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा बिंडवेन में से वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापते हैं। यहां सुमेलित देखिए। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मेजर करता है। टैक्योमीटर ये क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन करता है। पायरोमीटर ये उच्च ताप के मापन में इस्तेमाल होता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है किसे? विकिरण तापमापी को। यह उच्च तापमान वाला होता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त हो वह कौन सा है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। आगे देखते हैं सुमेलित उपकरण और उनकी मानक राशि क्या है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मेजर करता है, स्प्रिंग तुला भार को। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित वाले को। ओडोमीटर ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का। देखिए ओडोमीटर, ओंडोमीटर खाली आधा ना का फर्क है। तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है और ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है।
वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है किसका? बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मेजर करने में। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात मरकरी का। दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। सही सुन ली देखें। स्टेथोस्कोप ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। स्फेग्नोमीटर यह रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता करने के लिए होता है, पता लगाने के लिए। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या होता है? रक्त दाब, ये रक्तचाप मापने के। स्फिग्नोमीटर रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं इसमें, तो देखिए हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप के परिणाम तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किसको मापा जाता है? भूकंप के परिणाम को। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंपीय लहरों का आयाम। सेल्सियस से क्या मेजर करते हैं? तापमान को, ताप को। किलोवाट आवर से विद्युत को। RH गुणक से रक्त को। रिएक्टर पैमाने से भूकंप को। ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता कौन सा होता है? केल्विन में। केल्विन में माइनस में नहीं होता, 0 तक जाएगा। भूकंपीय यंत्र है, भूकंपीय यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। किसको करता है? भूचाल को। सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो देखिए ऊंचाई, ऊंचाई को किसमें मेजर करते हैं? अल्ट मीटर में मेजर किया जाता है, अल्टीमीटर में। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फेदोमीटर समुद्री गहराई इससे मेजर करते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मेजर करते हैं। आगे देखते हैं बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को, मैनोमीटर से दाब को, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन को, कार्डियोग्राम से हृदय की गति को, सिस्मोमीटर से भूकंप तरंगों की तीव्रता को, फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आकृति के मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? पॉलीग्राफ होता है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा होता है? थियोडोलाइट होता है। अब यांत्रिकी से संबंधित जीएस पॉइंटर को देखते हैं। इसमें हम लोग द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से संबंधित फैक्टर को देखेंगे। तो पहला है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। किस चीज में करता है? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग, मेरा जो मानना है यहां पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यहां पर दिया गया है बढ़ेगी। ठीक है, तो आप भी अपने स्तर पर इसको देख लीजिएगा। इसको लेकर मुझे संशय है, मेरा मानना है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रक्षालन या वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि वेक्टर नहीं है। कौन सी? आयतन इसमें जो है वो वेक्टर राशि नहीं है या सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग, बल ये सदिश राशियां हैं। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन जो है ये सदिश है, जबकि समय, चाल तथा दूरी अदिश राशि हैं। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग जो है ये सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य ये अदिश राशियां हैं। आगे चलते हैं, पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात, मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह क्या है? वह द्रव्यमान है, क्योंकि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी होता है। अब इसको आप जो है वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी कट जाएगी, द्रव्यमान बचेगा आपका। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में कितनी होगी? 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा इसमें होती है, स्थितिज नहीं होती है। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह क्या है? वह है आपका गतिज ऊर्जा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। 3 नियम है,
जड़त्व का है, फिर आपका बल का है, फिर क्रिया प्रतिक्रिया का है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व जो होता है उसकी वजह से। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहां पे कथन कारण है, देखिए कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। बिल्कुल ला सकता है। सीटी बजाने से उससे एक फोर्स उस पर लगेगा। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h जो है वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। सही है, दोनों ही सही हैं, परंतु यहां पे स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हमें चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है। घर्षण बल एकदम से कम हो जाएगा तो हमें चलने में दिक्कत होगी। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होता है? हो जाता है, कम होता है। और शुरुआत में उसमें घर्षण ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है चालू करने के लिए। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदता है और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है, पीछे की तरफ खिसकेगी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है? 10 गुना। से सॉल्व करेंगे 10 गुना आएगा। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो क्या होगा? तो तीनों ही बराबर होंगे, तीनों बराबर दूरी पर जाकर रुकेंगे, x इक्वल y इक्वल z। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी? R से कम होगी। आगे बात करते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv²। यहां पे m दोनों में समान है तो क्या हो जाएगा? ये 4/9 v1² v2², स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। कुछ इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 4 कथन दिए गए हैं आपको। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा। ये जा रहा तो क्या होगा? बाहरी पहियों पे, ये है ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां इस प्रकार से पहिए हैं तो बाहरी पहिए मतलब ये, आंतरिक पहिए ये हो गए। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ये जब तीव्र गति से वृत्ताकार पथ पे जाएगा तो क्या होगा? ये जब टर्न होगा तो बाहर की तरफ बाहरी पहियों पर पलट जाएगा और ये बाहर की तरफ फिसलेगा। तो पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। इससे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए यहां पे त्वरण को रिप्रेजेंट करता है तो A इक्वल V माइनस U बाई टी। यहां पे U जो है, एक सेकेंड, U जो है ये प्रारंभिक गति को बता रहा है और V जो है अंतिम गति को, और T टाइम है। गुरुत्व के अधीन गति की बात करते हैं तो वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि इटली में है, मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? उसका रीजन यह है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। जब तक वो अंदर रहेगी तब तक वो नहीं गिरेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है, जो है उसके स्थान पर दुगनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या हो जाएगा? वो उसका चौथा हो जाएगा, चौथाई भाग रह जाएगा केवल। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वो कौन सा होगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। यहां पर सभी साथ साथ पहुंचेंगे इसलिए क्योंकि ऐसे स्थिति में जब यहां पर कोई भी मतलब बाहरी इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर हवा में, चूंकि यहां पे जो है पहले वाले में यहां पे हवा को नहीं माना गया कि यहां पे हवा नहीं है। जब हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। दो गेंदें ए तथा बी, एक 10 किलो का है और बी 1 किलोग्राम का है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। यहां पे हवा को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, उस सिचुएशन में ऐसा होगा। कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन जो है, चंद्रमा पर मानव का वजन, मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, परंतु पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो यहां पर कथन सही, कारण गलत है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार जिसमें होगा वह क्या है? हाइड्रोजन में अधिकतम होगा। वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? हाइड्रोजन में होगा। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t से विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र क्या होगा? ये इस प्रकार से, ये विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को, कुछ इस प्रकार से ये गिरेगा। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ जो है यहां पे कितना कोण बना रहा है? Q कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, यहां से ऐसे अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय कितना होगा? ये इसको जब मेजर करेंगे यहां पे 1/sin θ√2h/g, यहां पे जो कोण है वो थीटा है, ना कि क्यू। आगे देखते हैं, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.8 × 3। आगे देखते हैं, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। दूरी अगर घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा? ये 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, से अधिक होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, इसमें गुरुत्व जनित त्वरण जी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना गया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण
धरती का जो गुरुत्वजनित त्वरण है उसका मतलब 1/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, इसका तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं होगा, भार चेंज होता है, ठीक है। भार जो है वो इसका यहाँ के भार का 1/6 हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर रहेगा उतना ही चंद्रमा पर रहेगा, उतना ही मंगल पर भी रहेगा। भारहीनता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या होती है, शून्य होती है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भार में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम लोग भेजते हैं धरती से, कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है, किससे करता है, केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्र बल के कारण ऐसा करता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। आगे चलते हैं, इसमें आगे है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ेगा कब, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है, लंबाई पे डिपेंड करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो धीरे हो जाएगी, ठंडी में छोटी हो जाती है इसलिए बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का जो आवर्त काल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई उस लड़की के खड़े हो जाने पर, ठीक है, ये कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, जब इस प्रकार से गोला ऐसे चलेगा, जब गोला माध्य स्थान से यहां से गुजरता तो त्वरण यहां पे क्या होगा, शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों क्या हो जाते हैं, गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का, एक सेकेंड, इसमें ये दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, ये गलत है, ठीक है। त्वरण जो है माध्य पे जाके शून्य होता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ये सही है। तो यहां पे पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। इन कथनों में से सही कौन सा है, मतलब आगे देखते हैं। ये तो यहां पे हो गया 1 2 4। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, क्योंकि उसके जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इस वेग से फेंक देंगे तो वापस नहीं आएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इस वजह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।